सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चक्रव्यूह में अभिमन्यु में। आज के हमारे अभिमन्यु है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऐसे नेता जो अपने साथ ऐसी समृद्ध राजनीतिक विरासत लेकर राजनीति में आए जिस पर कोई भी ईर्ष्या कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद जब मध्य प्रदेश बना तब से लेकर साल 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी उनके परिवार की राजनीति में तूती बोलती रही। उनके दादाजी प्रखर अधिवक्ता रहे, शिक्षक रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे और ये सब होने के साथ साथ अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। उनके पिता एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके चाचा को खुद ही याद नहीं रहा वो कितनी बार सांसद और कितनी बार केंद्र में मंत्री रहे। ऐसी समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी आज महज सम्माननीय विधायक के तौर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में पाए जाते हैं। आप समझ ही गए, हम बात कर रहे हैं राजिम क्षेत्र से चुने जाने वाले अमितेश शुक्ल की। अमितेश शुक्ल का राजनीतिक जीवन अपने आप में किसी अचंभे से कम नहीं है। जिस प्रकार की विरासत के वो उत्तराधिकारी हैं, वैसी विरासत अगर देश में मिसाल के तौर पर ढूंढी जाए तो सिंधिया खानदान के संदर्भ में या बात कहें तो गांधी खानदान के संदर्भ में उससे मिलती जुलती है। पर ऐसी विरासत का उत्तराधिकारी होने के बाद भी अमितेश शुक्ल को राजनीति में शायद ही कोई अर्जुन के तौर पर देखता है। क्यों ऐसा हुआ, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। हमारी दिलचस्पी जानने में जिस शख्स को मुख्यमंत्री की दौड़ में होना चाहिए था, जिस शख्स को केंद्र में मंत्री के तौर पर देखा जाना चाहिए था, उसको प्रदेश में भी एक मंत्री के तौर पर नहीं देखा जा रहा है और उनके न देखे जाने पर किसी को अचंभा भी नहीं हो रहा है। ऐसे हालात क्यों हैं, इसे ही हम आज कार्यक्रम में समझने की कोशिश करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में हम सफर बनेंगे। उन मेहमानों से आपका परिचय कराएं और अमितेश शुक्ल की राजनीतिक यात्रा की मीमांसा करें। उससे पहले देखते हैं वो खास रिपोर्ट जो हमारे साथी अजय त्रिपाठी ने अमितेश शुक्ल को केंद्र में रखकर तैयार की है। देखिए उस रिपोर्ट का पहला भाग। हमें हमारे अलावा भी जानता है कोई, विरासतों की ये पहचान खो के देखते हैं। देश के शीर्षस्थ राजनीतिक घरानों में से एक छत्तीसगढ़ के शुक्ल परिवार की राजनीतिक विरासत के इकलौते वारिस अमितेश शुक्ल शायद इसी गुमान के शिकार हो गए हैं। करीब 6 दशक तक अपनी राजनीतिक सूझबूझ और परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए सत्ता और संगठन दोनों का नेतृत्व करने वाले शुक्ल परिवार को अब नेतृत्व तो दूर, नेतृत्व का हिस्सा बनने में भी जद्दोजहद के बावजूद विफलता हाथ आ रही है। इसमें वक्त के बदलाव के साथ बड़ी चूक अमितेश शुक्ल की मानी जाती है। वे शुक्ल परिवार के साथ लोगों के अपनेपन का वह भावनात्मक रिश्ता सहेज नहीं पाए जो उन्हें उत्तराधिकार में मिला था। सियासत में समय की मेहरबानी सिर्फ उन पर होती है जो प्रारब्ध के साथ पुरुषार्थ के भी धनी होते हैं। ऐसा न होने पर वक्त बड़ी बेरहमी के साथ मुंह फेर लेता है। अमितेश शुक्ल के साथ लगभग यही हो रहा है। पुरुषार्थ की सामर्थ्य कमजोर पड़ी तो प्रारब्ध की प्रबलता ने भी मुंह फेर लिया। समृद्धशाली राजनीतिक विरासत की बदौलत चांदी के चम्मच के साथ लाल कालीन पर पिता और चाचा की अंगुली पकड़कर सियासी सफर शुरू करने वाले अमितेश उस विरासत को संभालने में असफल रहे। 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले दादा और 3 बार मुख्यमंत्री रहे पिता के उत्तराधिकारी अमितेश उस राजिम विधानसभा सीट पर 15 साल में 2 चुनाव हार गए, जो सीट 4 दशक तक शुक्ल परिवार का अजेय गढ़ रही और जिसकी पहचान ही शुक्ल परिवार की सीट के रूप में स्थापित हो गई थी। राजनीति का समृद्ध इतिहास बन गए पंडित रविशंकर शुक्ल के पोते और पंडित श्यामाचरण शुक्ल के पुत्र तथा पंडित विद्याचरण शुक्ल के भतीजे अमितेश शुक्ल की पहचान इस इतिहास के वारिस और राजिम के कांग्रेस विधायक राजू भैया तक ही सिमट कर रह गई है। अमितेश शुक्ल 43 साल की उम्र में पहली बार तब विधायक बने जब उनके पिता श्यामाचरण शुक्ल 1999 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़कर महासमुंद से सांसद हो गए और उनके इस्तीफे से खाली हुई उनकी परंपरागत सीट राजिम से अमितेश को मैदान में उतारा गया। अमितेश के विधायक बनने के 9 महीने बाद ही नवंबर 2000 में राज्य का बंटवारा हुआ और छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बन गया। सीएम के प्रबल दावेदार विद्या भैया को हाशिए पर कर अजीत जोगी को सीएम बनाया गया। राजनीतिक संतुलन के लिए पहली बार के और वह भी सिर्फ 9 महीने पुराने विधायक अमितेश शुक्ल को सीएम ने नापसंदगी के बाद भी कैबिनेट मंत्री बना दिया। राजनीतिक परिवार से होने के बाद भी राजनीतिक तिकड़मों से नासमझ अमितेश इसे अपनी उपलब्धि समझ बैठे। इसीलिए पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में उनकी उपलब्धि के कम और उनके कारनामों के किस्से ज्यादा चर्चित हुए। राजिम के लोग भी राजू भैया के व्यवहार से नाखुश होने लगे।
पार्टी में दोस्त कम दुश्मन ज्यादा बनने लगे। शिकायतें सोनिया गांधी तक पहुंचाई गईं। गांधी परिवार से शुक्ल परिवार के मजबूत रिश्तों और अम्मा जी यानी कि अमितेश की मां के प्रति सोनिया गांधी के भावनात्मक जुड़ाव के कारण अमितेश का टिकट तो नहीं कटा, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में वे शुक्ल परिवार के अजयगढ़ राजिम से हार गए। ये एक समृद्धशाली राजनीतिक परंपरा और रिश्तों की करारी हार थी, जिन रिश्तों को अपने अक्खर स्वभाव के बावजूद उनके पिता श्यामा भैया ने 40 साल तक सहेज कर रखा। अमितेश उन रिश्तों को 3 साल भी नहीं सहेज पाए। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर अमितेश अपने पिता को ही ठीक से पढ़ लेते और समझ लेते तो आज हालात बेहतर होते। ये अमितेश शुक्ला का मामला हो या दूसरे मुख्यमंत्रियों के पुत्रों का मामला हो, दिक्कत इनके साथ दो रही। एक ये कभी अपने पिताजी की साये से वो अपने आप को बाहर नहीं कर सके, अपनी एक इंडिपेंडेंट इमेज वो नहीं बना सके। दूसरा, इन्होंने कभी ये सीखने की कोशिश नहीं की कि श्यामाचरण हो या दूसरे और मुख्यमंत्री रहे हों, आखिर वो इतने बड़े नेता बने तो कैसे बने। यदि ये सीख जाते तो शायद मैं समझता हूं कि उनकी एक इंडिपेंडेंट छवि उनके बन जाती। अमितेश शुक्ल को विरासत में मान सम्मान धन संपदा के साथ के वफादार समर्थकों की पूरी फौज मिली थी, लेकिन वे सही सेनापति साबित नहीं हुए। दूसरे ही चुनाव में उनकी हार के साथ कांग्रेस भी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन अमितेश को संगठन के नेतृत्व लायक भी नहीं समझा गया। पिता श्यामा भैया के 2007 में निधन के बाद कुछ उनके व्यवहार में आए बदलाव और कुछ सहानुभूति के चलते वे 2008 में एक बार फिर राजिम से विधायक बनने में सफल रहे। इस जीत ने फिर उन्हें अपने गुरूर का एहसास करा दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि जिस राजिम के लोगों ने 45 साल तक शुक्ल परिवार पर उंगली नहीं उठाई, वहां उन्हें रायपुर का और राजिम के लिए बाहरी करार दिया जाने लगा। भाजपा ने इस मुद्दे को जमकर हवा दी। भाजपा के प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए स्पार्कनेस का अभाव अमितेश शुक्ल में बना रहा, इसीलिए समर्थक भी दमदारी से बात नहीं रख पाए। आखिरकार वे भाजपा के संतोष उपाध्याय से 2013 में हार गए। 5 साल तक राजनीतिक रूप से एकदम फ्री रहे अमितेश शुक्ल राजिम से नहीं कटे। आखिरकार 2018 में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ उठी सुनामी में अमितेश को राजिम के वोटर्स ने 58,000 से जिताकर फिर विधानसभा भेज दिया। लेकिन 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस बहुत बदल चुकी थी। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस और सरकार में अमितेश जैसों के लिए कोई जगह नहीं थी। सियासी चालबाजियों ने राजिम में उनके खिलाफ असंतोष फैला दिया। उनके विधानसभा क्षेत्र के जिले गरियाबंद की सबसे बड़ी पंचायत कोपरा के एक मुद्दे को लेकर पार्टी के 4 जिला महामंत्री, 2 ब्लॉक महामंत्री समेत 200 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। राज्य में इस तरह का विरोध और सियासी हालात का कारण अमितेश की अपनी कार्यशैली और स्वभाव माना जा रहा है। अमितेश शुक्ल एक संभ्रांत परिवार के वारिस हैं। स्वाभाविक है उनका अपना एक पृथक व्यक्तित्व है, जिसमें साधारणतः सामान्य जन से घुलने मिलने का प्रायः अभाव रहता है, या ये मैं कहूँगा कि कमी रहती है। वस्तुतः अमितेश जी इस व्यावहारिक हकीकत को शायद पूरे दिल से स्वीकार नहीं कर सके और वे परिवार की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं और राजनीति का परिदृश्य अब बहुत परिवर्तित हो गया है। इसको भी शायद इसका एहसास वो नहीं कर सके। मैं समझता हूँ यदि अमितेश जी अपने स्वभाव और व्यवहार में समय के अनुकूल परिवर्तन करते तो परिवार की परंपरागत सीट को सुरक्षित रखने में कामयाब होते और सत्ता और संगठन में भी सम्मानजनक स्थान बनाए रखते। अमितेश शुक्ल के समर्थकों को भैया का बेरुखी वाला शाही अंदाज कतई पसंद नहीं आता है। यही हाल पार्टी के अंदर भी है। पार्टी में पांव पसारता जातिवाद भी उनकी राह में चक्रव्यूह बन रहा है। इसके बाद भी अमितेश शुक्ल अपना अंदाज नहीं बदल पा रहे हैं। ऐसे में वे राह के पत्थरों को हटाते रह जाएंगे और मंजिल उनकी पकड़ से बहुत दूर हो जाएगी। अंत में वे सोचते रह जाएंगे कि बढ़ते चले गए जो वो मंजिल को पा गए, मैं पत्थरों से पांव बचाने में रह गया। अजय त्रिपाठी, INS 24/7, भोपाल। तो अमितेश पत्थरों से पांव बचाने में रह गए या पत्थरों से पांव लड़ाने में रह गए, ये भी उनके समर्थकों और राजनीतिक प्रेक्षकों के लिए शोध का विषय हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर इतना तय है कि जिस विरासत के अमितेश शुक्ल उत्तराधिकारी हैं, वो विरासत खतरे में दिखाई देती है।
क्यों दिखाई देती है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमें समझाने के लिए शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं, चेयरमैन हैं पाठ्य पुस्तक निगम के, कांग्रेस पार्टी के लंबे समय तक मीडिया विभाग के प्रभारी रहे हैं, नज़दीकी से जान सकते हैं, बता सकते हैं अगर चाहेंगे कि क्यों ऐसे हालात हैं। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी का कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विचारवान नेता बहुत गिनती के हैं, उनमें शीर्ष स्तर पर प्रेम प्रकाश पांडे जी का नाम आता है। पद गौण हो जाते हैं, वो व्यक्ति के तौर पर ज़्यादा मायने रखते हैं। हमारे साथ रवि भोई जी हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति को नज़दीकी से जानने बूझने वाले दो पत्रकारों को आज हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया। उनमें से एक रवि भोई हैं और दूसरे बाबूलाल शर्मा जी। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रेम प्रकाश पांडे जी से ही करते हैं और प्रेम प्रकाश जी से समझना ये चाहते हैं कि वो दौर द्वापर का था जिसमें 16 साल के किशोर को चक्रव्यूह भेदने के लिए डाला गया। ये दौर कलयुग का है। सियासत के चक्रव्यूह में अमितेश को दाखिल होने के लिए 43 साल की उम्र होने तक इंतजार करना पड़ा। क्या गड़बड़ वहीं हो गई? प्रेम प्रकाश जी आपसे समझना है। चाचा और पिताजी का सत्ता को लेकर अपना आकर्षण, अपना संघर्ष, अपना वजूद, अपना वकार इतना प्यारा रहा कि बच्चे की चिंता ही नहीं की और इसलिए सही समय पर अमितेश दाखिल ही नहीं हो पाए उस कॉलेज में जहां पर वह सीख पाते और इस कारण से ये सारी दिक्कत है। थोड़ा आप इसकी मीमांसा कर पाएंगे? मानसू जी, जैसा आपने ये कहा है, मैं समझता हूँ कि उसमें एक ये बड़ा कारण हो सकता है जी। क्योंकि श्यामाचरण जी और विद्याचरण जी छत्तीसगढ़ी नहीं, मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में जिस समय कांग्रेस की चारों तरफ फुर्ती मिलती थी तो उनका एक अपना बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व था और उनकी तुलना में शायद जो आप ये कह रहे हैं कि वो राजनीतिक विरासत के रूप में उस समय राजनीति में कितना सक्रिय रहे और या आगे बढ़े, ये देखने को नहीं मिला। और उन्हें अवसर शायद एक अगर हम देखें तो दिल्ली में विद्याचरण जी रहते थे, प्रदेश में श्यामाचरण जी रहते थे, तो इनको शायद जब आप जैसा हुआ कि जब ये लोकसभा में श्यामाचरण जी गए तब राजीव में इनको अवसर मिला जी। तो एक ये कारण है। और दूसरा, धीरे धीरे जो राजनीति में परिवर्तन आया जी, उस परिवर्तन में श्यामाचरण जी वगैरह तो इतने बड़े एक पॉलिटिकल उनका स्टेचर रहा विद्याचरण जी का, तो उनकी से जब इनकी तुलना होने लगी तो कहीं न कहीं ये जो तुलनात्मक होता है वो भी इनको कहीं न कहीं नीचे किया। और धीरे धीरे 2003 और 2000 में जब सरकार बनी तब राजनीतिक परिदृश्य बदल गए और राजनीतिक परिदृश्य बदलने के बाद जो परिस्थिति बनी वो सबको मालूम है। फिर 8 में वो जीते, हालांकि फिर अभी 18 में 58,000 से जीते हैं। तो इसमें कांग्रेस का जो एक वर्ग विशेष जो है इस दृष्टि से भी उन्हें साइड करने में लगा रहा कि उनकी सीधी पहुंच दिल्ली के हाईकमान में, अगर वे कुछ भी करके अगर अपने उस पोजीशन को बनाए रखते राजनीतिक दृष्टि से संगठन इसमें, तो शायद सीधे अपनी बात वहां पहुंचाने में वो ज्यादा सक्षम होते बाकी की तुलना में। तो मुझको लगता है कि एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी रहा। पब्लिक की दृष्टि से अगर देखें तो 2018 में अगर वो 58,000 की इतनी बड़ी लीड से जीत रहे हैं तो राजीव के लोगों ने उन्हें स्वीकार तो किया ही है। और फिर जो हर व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है, वह स्वभाव भी कारण बना। और कांग्रेस की राजनीति में अभी जिस हिसाब से चल रहा है और कहीं न कहीं जो एक सोशल इंजीनियरिंग और इसके नाम पर जातिवाद धीरे धीरे बढ़ता गया, ये भी एक बड़ा कारण रहा। और इसके बावजूद भी मुझे लगता कि इतने वे अक्षम नहीं है कि मंत्री परिषद लायक नहीं हो। तो ये तो कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टि से
उनकी जो पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, वो इनके जो भी राजनीतिक विरोध में लोग होंगे वो भी इस कोशिश में होंगे कि अगर इन्हें एक सीढ़ी मिलेगी तो शायद वो सीधे हाईकमान के सीधे ज्यादा नजदीक पहुंच सकते हैं, इसलिए नीचे सीढ़ी ही हटा दी जाए, ये भी एक कारण मुझको लगता है। इसलिए सीढ़ी भी हटा दी जाए। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं प्रेम प्रकाश पांडे जी आपसे, इनके चाचा विद्याचरण शुक्ल प्रदेश के नहीं देश के बड़े नेता थे, उनके पिता श्यामाचरण शुक्ल प्रदेश के बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, अविभाजित मध्य प्रदेश के बड़े नेता थे। पर अमितेश शुक्ल को आप कहां का नेता मानते हैं? प्रदेश का बड़ा नेता मानते हैं, देश का बड़ा नेता मानते हैं, जिले का बड़ा नेता मानते हैं, या केवल अपने विधानसभा क्षेत्र का एक नेता मानते हैं? थोड़ा मीमांसा करेंगे प्रेम प्रकाश जी? देखिए, ये बात सही है कि संगठनात्मक दृष्टि से जो उनको जहां तक, देखिए वे उस विरासत के हैं, उनके पिता और जो उनके चाचा जिस स्टेचर पे पहुंचे जी, वो स्टेचर तो नहीं उनको मिल पा रहा है। और ये बात सही है कि जिला और रायपुर जी, उनके नाम के, अमितेश जी के नाम में उनके पिताजी और उनके चाचा जी के नाम पहले आता है कि ये उनके पुत्र हैं और उनके भतीजे हैं जी। ये बात सही है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि फिर भी वो इस लायक तो है कि मंत्री परिषद के टीम में होंगे। तो प्रेम प्रकाश जी बार बार इस बात पे है, सब कुछ ठीक है पर मंत्री तो बना देना चाहिए था। मैं शैलेश नितिन त्रिवेदी के पास आना चाहता हूं, पर शैलेश नितिन त्रिवेदी और विचार कर लें अपने नेता के संदर्भ में, अपनी पार्टी के संदर्भ में। रवि भोई जी के पास जाना चाहता हूं और रवि भोई जी से समझना चाहता हूं कि अमितेश शुक्ल अपनी कार्यपद्धति के शिकार हुए, अपनी विरासत के शिकार हुए, या अपनी पार्टी की सियासत के शिकार हुए? रवि जी। देखिए हिमांशु जी, आपने 3 मुद्दे उठाए और तीनों कहीं न कहीं अमितेश जी को प्रभावित किया जी। आपको पता होगा 2000 में जब जोगी जी मुख्यमंत्री बने और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, तो निश्चित तौर से ये सबको पता था कि शुक्ल बंधु और जोगी जी में 36 का आंकड़ा है। उसके बावजूद अमितेश जी कहीं न कहीं जोगी के साथ हमेशा दिखाई दिए और उनके साथ चलते हुए दिखाई दिए। तो जो अपनी लाइन उनको खींचनी चाहिए थी और एक विरासत को बचाते हुए श्यामाचरण जी और विद्याचरण जी की जो लाइन था या जो सोच थी, उसको बढ़ाने की बजाय वो कहीं ना कहीं जोगी के पीछे चलने में ज्यादा भरोसा किया। तो जो उनको कद बढ़ना चाहिए था वो नुकसान हो गया। उसके अलावा उनकी जो कार्यप्रणाली रही वो कहीं ना कहीं उनको प्रभावित किया और यही वजह की वो 2003 का चुनाव हार गए, उसके बाद 13 में भी हार गए और एक बना नहीं पाए। एक आइडेंटिटी जो बनानी चाहिए थी श्यामाचरण के बेटे होने के कारण या पंडित रविशंकर शुक्ल के नाती होने के नाते, और राजिम तो उनका क्षेत्र था, हर आदमी उनको जानता था, उनके पिताजी के नाम से या उनके नाम से जो वोट मिलना चाहिए था, लोग वहां कहीं ना कहीं से कट गए और एक अपनी आइडेंटिटी बना नहीं पाए। इस कारण वो प्रदेश की राजनीति में जो उनका महत्व होना चाहिए या महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मैं एक बात समझना चाहूंगा रवि जी, जो पिता की विरासत होती है वो कई बार ताकत के तौर पर होती है, कई बार बोझ के तौर पर होती है। अमितेश शुक्ल ने अपने चाचा और अपने पिता की विरासत को किस रूप में देखा? जो उनके समर्थक थे उन्हें वो अपनी ताकत के रूप में देख रहे थे या उन्हें बोझ के रूप में देख रहे थे? अमितेश शुक्ल उस समय पर राजनीति में पदार्पण किए हैं जब उनके चाचा और उनके पिता की राजनीति का सूर्य अस्त हो रहा था। विद्याचरण आखिरी बार 1996 तक सांसद रहे। 1996 से लेकर 2013 तक विद्याचरण शुक्ल का परिचय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद के तौर पर ही रहा। श्यामाचरण शुक्ल ने भी एक्सीडेंटल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीता अपने भाई की संभावनाओं को खारिज करने के लिए। उसके बाद श्यामाचरण शुक्ल 2004 का चुनाव हारे और उसके बाद में 2007 में शांत हुए। आपसे समझना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पिता और चाचा के समर्थकों को किस रूप में देखा?
क्या वो दृष्टि ही तो उन्हें आज परेशानी का सबब नहीं बना रही? देखिए, एक पीढ़ी का अंतर होता है। जी। जो श्यामाचरण जी के साथ काम किया कार्यकर्ता या विद्याचरण जी के साथ काम किया, उनकी सोच अलग थी। और जो नई टीम बनानी चाहिए थी, उनको साथ लेते हुए, उनको सम्मान देते हुए, कहीं ना कहीं वो कमी अमितेश में दिखाई दे। उनको आधार बनाना चाहिए था और अपनी टीम करना था, क्योंकि जो लोग श्यामाचरण के साथ काम किए थे या जो श्यामाचरण के प्रति वफादार थे या विद्याचरण के प्रति वफादार थे, वो अमितेश को उस रूप में नहीं देख पाए। तो उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में वो अपनी टीम बनाते तो हो सकता है उनको सफलता मिलती और एक आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक ध्रुव होते हो। अपनी टीम बनाने में भी चूक गए। मैं लौट कर आता हूं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पास। शैलेश जी, विरासत केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी पार्टी के लिए ताकत का विषय होती है। शुक्ल बंधुओं की विरासत को या शुक्ल परिवार की विरासत को, कि पंडित रविशंकर शुक्ल से यह सिलसिला शुरू होता है, शनै शनै ये विरासत सिमटती जा रही है। राजिम में भी ये विरासत अपने वजूद को बनाए रखने के लिए फड़फड़ा रही है। क्या ऐसा कुछ हुआ जिसमें पार्टी को लगता है कि ये विरासत बहुत अहम नहीं है, अब बहुत जरूरी नहीं है, और इसलिए अमितेश शुक्ल हाशिए पर दिखाई देते हैं? मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि अमितेश शुक्ल जी हाशिए में हैं। समय समय पे राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं। रविशंकर शुक्ल जी प्रथम मुख्यमंत्री थे, श्याम भैया 3 बार मुख्यमंत्री बने, विद्या भैया केंद्रीय मंत्री बने। वे सारी परिस्थितियां अलग अलग थीं। आज अमितेश जी जिन परिस्थितियों में पहले पंचायत मंत्री बने थे, मुझे याद है उस समय शायद उनका नाम शुरू में जो कैबिनेट मंत्रियों की सूची थी उसमें भी नहीं था, लेकिन अमितेश जी ने उस समय कहा कि यदि मैं शपथ लूंगा तो कैबिनेट मंत्री के रूप में लूंगा, और उन्हें पंचायत मंत्री के रूप में, एक शक्तिशाली विभाग के मंत्री के रूप में शामिल किया गया कांग्रेस सरकार में। तो मेरा यह मानना है कि राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। श्याम भैया ने भी अपने जीवन में सन 77 में पराजय का मुंह देखा, विद्या भैया भी पराजित हुए। तो अमितेश जी की 2 बार की पराजय से वे हाशिए में चले गए, सिमट गए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। श्याम भैया की जो एक छत्तीसगढ़ की भगीरथ और एमआरपी प्रोजेक्ट लाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके कारण आज राजिम इलाके में जो नहरों का जाल बिछा हुआ है, अमितेश जी को जो जनसमर्थन मिलता है उसमें कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है। निश्चित रूप से पिता के जो समर्थक होते हैं वे सब बेटे के समर्थक एकदम से बन जाएं, ऐसा राजनीति में होता नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने पिता के साथ काम किया होता है। राजनीति में पिता को भैया कहा होता है, तो उनके बेटे को एकदम से नेता मान लेना उनके कई समर्थकों के लिए संभव नहीं हो पाता। आयु की भी अपनी भूमिका होती है, समय की भी अपनी भूमिका होती है। इन सारे कारकों से राजनीति बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। मेरा यह मानना है कि अमितेश शुक्ला जी की 58,000 के वोटों से जीत, एक बार हारने के बाद दोबारा, और उसके पहले 2003 में हारने के बाद फिर, तो ये दिखाता है कि उनके अंदर वो रेजिलियंस है, उनके अंदर वो मादा है, और उनको लोग लाख दरकिनार करें, वे फिर से उभर के सामने आते हैं, अपना स्थान बनाते हैं जनता के बीच में अपनी शैलेश जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मैं नहीं मानता अमितेश शुक्ल हाशिए पर है। आप स्वयं बता रहे हैं सन 2000 अर्थात आज से 22 साल पहले अमितेश शुक्ल का नाम कैबिनेट मंत्रियों की सूची में नहीं था, पर अमितेश जी ने कहा मैं लूंगा शपथ तो कैबिनेट मंत्री की लूंगा, और उनको शपथ कैबिनेट मंत्री की दिलाई गई। यह हनक थी अमितेश शुक्ला की, जिन्हें विधायक बने हुए केवल 9 महीने हुए थे। वही अमितेश शुक्ला हैं, 58,000 रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करा रहे हैं, 3 बार के सम्माननीय विधायक हो चुके हैं। कैबिनेट तो छोड़ो, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हैसियत के लिए भी कतार में है। क्या चाहते हैं आप अमितेश शुक्ल की हैसियत जिसमें माना जाए कि वो हाशिए पर हैं, और कितना नीचे ले जाना चाहते हैं आप अमितेश शुक्ल को, तब शैलेश नितिन त्रिवेदी मानेंगे कि वो हाशिए पर हैं? मुझे यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अमितेश शुक्ल जी हाशिए पर हैं। अमितेश शुक्ला जी एक महत्वपूर्ण नेता हैं कांग्रेस के, राजिम क्षेत्र के दमदार मजबूत जनप्रतिनिधि हैं,
और शुक्ल परिवार की विरासत का वे प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्री बनना ही सब कुछ नहीं होता राजनीति में जी, बहुत सारे दिगर मापदंड भी होते हैं। अमितेश भाई के समर्थक सिर्फ राजिम ही नहीं, रायपुर नगर में भी, प्रदेश के अन्य स्थानों में भी बड़ी संख्या में है और अमितेश शुक्ला जी एक सशक्त राजनीतिक धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं कांग्रेस के भीतर। और मैं अमितेश भाई को एक और चीज का श्रेय देना चाहूंगा जी, उन्होंने अपने जीवन में कभी दल बदल नहीं किया जी, वे हमेशा कांग्रेस के साथ बने रहे और वे कांग्रेस के अंदर एक मजबूत स्थिति में है। हमें ज़्यादा सीटें मिली पिछले चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नाराजगी थी उसके कारण। अब ज़्यादा सीटें मिलने के कारण मंत्रिमंडल में तो आप समझ सकते हैं कि 15% ही लोगों को, जो कुल सदन की सदस्य संख्या है जी, उनको ही मंत्री बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में 90 की संख्या है, तो स्वाभाविक रूप से 13 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते जी। अब रविंद्र चौबे जी एक ब्राह्मण नेता हैं जी, एक बहुत सशक्त नेता हैं। जी। अब 13 लोगों में नए सामाजिक मापदंडों के अनुसार, नई परिस्थितियों के अनुसार अगर अमितेश भाई के लिए जगह नहीं बन पाई है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वे हाशिए में चले गए, दरकिनार हो गए। वे अपनी ताकत के साथ, अपनी दमदारी के साथ पर चले गए। लेकिन क्या बाबूलाल शर्मा जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अमितेश शुक्ल जिस विरासत के उत्तराधिकारी हैं और जितना अनुभव उन्हें राजनीति में हो रखा है बाबूलाल जी, उस हिसाब से तो उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में दिखना चाहिए था। प्रेम प्रकाश पांडे जी भी इस 30 के साथ है, कम से कम मंत्री तो हो ही जाते हैं। और एक शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो बोल रहे हैं कि अगर नहीं है मंत्री तो कौन सी बड़ी बात है, इतनी लंबी कतार है। अब अमितेश जी भी उसी कतार का एक हिस्सा है, तो इसमें अचरज की क्या बात है? आप मानते हैं बाबूलाल जी यही स्थिति के लायक है अमितेश शुक्ला? शैलेश जी की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, उसके अनुसार वो अपनी भाषा को बिल्कुल संयत रखे हुए हैं, इसमें उनका कोई सानी नहीं है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जो 2 पीढ़ियों की, माने आजादी के पहले से लेकर के 2 पीढ़ियों ने जो राजनीतिक जमीन, मजबूत जमीन बनाई, उस मजबूत जमीन पे आधार के लिए तो किसी को स्थान मिलता ही मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
उनकी भावनाएं, लोगों की भावनाएं जो है उनसे जुड़ती है, स्वाभाविक रूप से जुड़ती है विरासत में। लेकिन अब आप आगे उसमें हमेशा बने रहें, उसके लिए आपको अपनी नींव को मजबूत करना होता है। और वो नींव मजबूत करने में मुझे भी लगता है, अभी दूसरे वक्ताओं के बात के समर्थन में मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं वो नींव जो है वो अमितेश शुक्ल जी नहीं बना पाए। ये मैं महत्वपूर्ण बात को महसूस करता हूँ। और जो मिलनसारिता उनके बुजुर्गों में थी, उनके चाचा में थी, उनके पिताजी में थी, वो मिलनसारिता और वो संघर्ष का बल जो है और जो साथ लेके चलने की जो क्षमता है थी उनकी, वो क्षमता मुझे इनमें कम दिखाई दी। मैं नहीं कह सकता कि नहीं दिखाई दी, लेकिन कम दिखाई दी। अगर वो उस दौर के बातों को ध्यान में रख करके अगर अपने पिता और चाचा के बातों को पकड़ के साथ में चलते और कुछ थोड़ा बहुत उसके लाइन में चलते, देखिए नींव मजबूत थी इनकी। राजनीति के मामले में देखा जाए तो इनकी नींव तो मजबूत थी, चाचा और ग्रैंडफादर और फादर के नाम से जो है अच्छी मजबूत नींव थी। लेकिन उस नींव के भरोसे कितने दिन बिल्डिंग खड़ी रहेगी? आप बिल्डिंग खड़े करेंगे तो आपकी खुद की नींव आपको बनानी पड़ेगी, तब आप बिल्डिंग बनाएंगे तो मजबूत बनेगी। हाशिए वाशिए की बात तो मैं नहीं करता। देखिए राजनीति में जो है कुछ किनारे रहते हैं, फिर नीचे सामने आते हैं। मैं नरसिम्हा राव को, आप याद होगा आपको, नरसिम्हा राव संन्यास लेने के क्यों याद करना चाहते हैं बाबूलाल शर्मा जी? आप श्यामाचरण शुक्ल को ही याद रखिए ना। श्यामाचरण शुक्ल 1977 में चुनाव हारे, पार्टी से भी बाहर हुए, पर जब वापसी की तो सीधे मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी की 10 साल बाद। यह परिवार है शुक्ल परिवार, उस विरासत के उत्तराधिकारी हैं अमितेश शुक्ल। क्या बाबूलाल शर्मा जो नजदीकी से राजधानी की सियासत को देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सियासत को देखते हैं, अमितेश शुक्ल की कोशिशों में, अमितेश शुक्ल के तौर तरीकों में ऐसी किसी संभावना को देख पाते हैं? या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अमितेश भ्रमित है, चाचा की सियासत करूं या पापा की सियासत करूं? राजनीति के दो बिल्कुल अलग अलग तौर तरीकों के लिए ख्यात थे विद्याचरण और श्यामाचरण। अमितेश उलझ तो नहीं गए? कभी वो श्यामाचरण होना चाहते हैं, कभी विद्याचरण, इसलिए कोई चरण नहीं हो पाते। देखिए जब तक आप किसी और के आभा मंडल को ओढ़कर अपना आत्ममुग्धता में रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपको अपना आवरण ओढ़ना होगा। आपको अब चाचा और पिता के नाम के साथ उस आवरण को छोड़कर अपना आवरण बनाना पड़ेगा और उस आवरण में अपने लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तब आपका महत्व बढ़ेगा। और जहां तक सवाल है कि विरासत को चलाने का, तो विरासत तो आगे बढ़ानी चाहिए। ये विरासत वहीं खड़ी हुई है। आज भी नाम है, विद्याचरण शुक्ल का भी नाम है, श्यामाचरण शुक्ल का भी नाम है, पंडित रविशंकर शुक्ल को भी बड़े आदर से लोग याद करते हैं। लेकिन क्या उसके समर्थकों को, उनके लोगों को, उनके आदर्शों को समेटकर अमितेश शुक्ल चल पा रहे हैं क्या? ये महत्वपूर्ण बात है। और रहा सवाल जो बिल्कुल सही कहा, ये ब्राह्मण होना जो है आज की राजनीति में जो है एक माइनस पॉइंट बनता जा रहा है। और वर्तमान राजनीति जो छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है उसमें तो बहुत ही रद्दी स्थिति बनती जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। शैलेश नितिन त्रिवेदी सामने बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं बाबूलाल शर्मा जी। शैलेश नितिन त्रिवेदी का उत्कर्ष, रविंद्र चौबे जी जैसे नेता का उत्कर्ष आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास वापस चलता हूं। प्रेम प्रकाश जी, आपसे समझना चाहता हूं अमितेश शुक्ल के संदर्भ में कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि अमितेश शुक्ल को जो पुरुषार्थ करना चाहिए था, उस पुरुषार्थ में उन्होंने अपने स्तर पर कमी रखी। राजिम क्षेत्र से वो विधायक चुने जाते हैं, उन्होंने अपने आप को राजिम का विधायक ही बने रहने में, और अगर सरकार आ गई है तो उसमें मंत्री पद पाने में ही दिलचस्पी रखी। जिस महासमुंद क्षेत्र से 7-7 बार उनके चाचा ने प्रतिनिधित्व किया, उस महासमुंद की चिंता करने के संदर्भ में, जिस रायपुर के संदर्भ में हम बात करते हैं उनका कार्यस्थल है, वहां के संदर्भ में राजनीति में कोई भूमिका निभाने में, या पूरे प्रदेश के संदर्भ में कोई दौरा, कोई कार्यक्रम, कोई समर्थकों से संवाद, ऐसी कोई उपस्थिति आपने महसूस की? देखिए ये बात सही है, उसमें मेरे को 2 कारण लगते हैं जी। श्यामा चरण जी और विद्याचरण जी 2007 तक जब तक वे थे जी, और राजनीति में जो उनका कद था जी, तब तक तो वे, मुझको लगता है कि उस कद का दबाव भी कहीं इनके ऊपर रहा जी। लेकिन ये बात सही है कि जब इसके बाद का, अभी का जो कालखंड, उसके बाद जो है, इसमें 1 दशक चला गया,
उसमें जो उन्हें एफर्ट करने चाहिए, जो और कांग्रेस पार्टी का जो एक पॉलिटिकल कल्चर है जिसमें स्वयं को आगे फेंकने का, वो मैंने उनके अंदर जो एसर्ट करने का जो चाहिए वो जरूर कभी दिखा कि उन्होंने अपने को आगे कहीं फेंका नहीं। और शायद कई बार होता है कि वो जो विरासत का जो इतना ऊंचा नाम रहता है, उस नाम को बचाए रखने चलने के सोच में रह गए कि कंफ्यूजन में, जो आपने कहा ना कि भाई क्योंकि वो भी नाम इतना बड़ा है, लेकिन अपना जो एफर्ट जो है, तो इसलिए उन्होंने, मुझको लगता है कि विरासत को ही ज्यादा अहमियत दिया और खुद का जो और एफर्ट करके जो आगे जाना चाहिए था, जो कांग्रेस का जो भी उस समय की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस जैसी जैसी रही है, तो मुझको लगता है कि उसमें उतना नहीं कर पाए। थोड़ी रियायत बरत रहे हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन लगता है कि इतनी बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी, अपनी पार्टी में कदर नहीं हो रही है, पर कम से कम हमारे अभिव्यक्ति में तो कदर रह जाए, ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन मैं प्रेम प्रकाश जी थोड़ी बात को और विस्तार देना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि एक शुरुआती बातचीत में हम इस बिंदु पर थे कि अमितेश को राजनीति में सही मौका मिलने का जो समय था उसमें विलंब हुआ। जैसे परिवार से ताल्लुक रखते थे, 25, 28, 30, 35 में उम्र में मौका मिलने के स्थान पर 43 साल की उम्र में उन्हें मौका मिला। अब विद्याचरण और श्यामाचरण जी की तीसरी पीढ़ी भी मैदान में आने के लिए आतुर है, अमितेश के बेटे भी आतुर हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि अमितेश शुक्ल जिस मुकाम तक पहुंचने थे लगभग पहुंच गए हैं, वो वैसी ही गलती ना कर दें जैसे उनके पिता श्यामाचरण शुक्ल से हुई, सही समय पर अमितेश को ना लाने की? अमितेश भी तो वैसी गलती नहीं कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वर्तमान में उनकी जो राजनीतिक हैसियत है, पार्टी में जैसी पूछ परख है, समय है कि अब वो स्थान खाली करें अगली पीढ़ी के लिए? इस पर आपकी कोई राय होगी? देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे जो मैं अमितेश जी के लिए ही नहीं, मैं सबके लिए कहता हूं कि ये राजनीति में आप में जब तक वो जिज्ञासा है, वो जो एंथुसिज्म है जी कि हमको कुछ करना है जी, तो तब तक कोई उम्र बाधा नहीं आएगी। और आप 43 साल में स्टार्ट हुए हो या आप 25 साल में स्टार्ट हुए, कई लोग 25 साल में भी स्टार्ट होकर के और लगातार 1-2 चुनाव लड़ने के बाद आउट हो जाते हैं जी। कई लोग लेट स्टार्ट के बावजूद भी वो कंटिन्यू करते हैं। तो ये इंडिविजुअली जो है, मैं मानता हूं कि हटने की जगह और आपको मजबूती से करते रहना है, और जो पीढ़ियां हैं वो अपने अपने प्रयासों से और अपने अपने प्रभावों से वो अपना स्थान बना लेगी जब उनका सही समय आएगा। तो प्रेम प्रकाश जी कह रहे हैं कि अभी भी अमितेश जी को अपने डैने समेटने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत है। पर रवि वही जी इत्तेफाक रखते हैं आप, जो आपने 2 दशक से अमितेश शुक्ल की राजनीति को देखा है, अमितेश शुक्ल के कार्यकलापों को देखा है, अमितेश शुक्ल की जीवनचर्या को देखा है, उसमें एक नई ऊर्जा के साथ नए संघर्ष के लिए, नई संभावनाओं के लिए प्रयत्न करने की आपको कोई उम्मीद दिखाई देती है? या आपको लगता है कि अमितेश शुक्ल को इंतजार है गांधी परिवार की उस कृपा का कि कभी ना कभी गांधी परिवार को ख्याल आएगा कि अमितेश शुक्ल किस विरासत के उत्तराधिकारी हैं और छत्तीसगढ़ में प्रतीक्षा सूची में है, वो प्रतीक्षा सूची कभी ना कभी मुख्य सूची में तब्दील होगी? देखिए हिमांशु जी, अब ऐसा समय नहीं है कि विरासत के हैं और वारिस हैं तो उनको पद मिल जाएगा या गांधी परिवार उनको दे देगा। ये तो एफर्ट करना पड़ेगा। और आज की राजनीति और आज का समाज और आज का जो परिदृश्य है वो काफी बदला हुआ है। अब वो परिवारवाद या विरासत नहीं है कि यदि श्यामाचरण के बेटे हैं तो मिल लेना चाहिए। आज जो युवा पीढ़ी आ रही है या जो लोग आ रहे हैं वो चाहते हैं कोई काम करने वाला, या जो नई पीढ़ी आ रही है वो चाहते हैं उस इलाके का वो काम करे। और ये गांधी परिवार भी देख रहा है कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, और यदि उनमें कुछ करने की क्षमता है तो फिर उनको महत्व दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो फिर गांधी परिवार की भी सूची में कई लोग आए, कई लोग भी चले गए। कांग्रेस में कई
परिवार था, कई पीढ़ी चले गए, कई लोग चले गए, तो ऐसा नहीं माना जा सकता। इसमें एफर्ट करना पड़ेगा अमितेश जी को या उनकी आने वाली पीढ़ी को, अपनी एक नई छाप बनानी पड़ेगी, तभी गांधी परिवार के नजर में भी आएंगे और छत्तीसगढ़ की जनता के नजर में भी। तो ऐसे ही बैठे रहने से तो बात नहीं बनेगी। लेकिन मैं बार बार इस बात पर रहना चाहता हूं रवि भाई जी, अमितेश जी को अपनी सीमाओं का बोध है, मैं कितना कुछ कर सकता हूं, इसलिए उन्होंने अपने आप को समेट के रखा हुआ है कि एक विधानसभा क्षेत्र पर्याप्त है। अन्यथा उनके पास तो रायपुर संसदीय क्षेत्र, महासमुंद संसदीय क्षेत्र और भी किसी भी क्षेत्र के संदर्भ में संभावनाएं हो सकती हैं। जो लोग ये आकलन करते हैं अमितेश जी को अपनी सीमाओं का बोध नहीं है, आप किस नजरिए से है? अमितेश जी को पूरा बोध है, एक विधानसभा क्षेत्र ही पर्याप्त है, इससे ज्यादा मशक्कत का जहमत उठाने की जरूरत नहीं। अगर उठानी भी है तो अगली पीढ़ी उठाए, मेरे लिए राजिम पर्याप्त है। क्या कहते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो एक उससे है, एक परिदृश्य से बाहर निकलना होगा और उनको राजिम, या जो ये अभी मान के चलते हैं कि मैं पंडित रविशंकर शुक्ल का नाती हूं या श्यामाचरण का बेटा, इसलिए स्वाभाविक दावेदारी है हर चीज में, इस भावना को उनको छोड़ना होगा और उनको राजिम से बाहर निकल के पूरे प्रदेश में एक स्थापित नेता बनने के लिए काम करना होगा और सीमाओं को बढ़ाना होगा। किसी के लिए सीमा बंधन नहीं है, काम नए सिरे से उनको करके एक सीमा को बढ़ाना होगा। तो शैलेश नीति द्विवेदी जी, फिर आपके पास आता हूं, आपको बड़ा ऐतराज है, हाशिए पर है, नहीं है, पर कहां है, थोड़ा आप तो बताइए। जिस विरासत के वो उत्तराधिकारी हैं, जितनी वरिष्ठता वो रखते हैं, पार्टी उनका उपयोग क्या कर रही है? एक विधानसभा क्षेत्र में सीमित करके रख दिया, लगातार हार रहे हैं आप महासमुंद संसदीय क्षेत्र से, लगातार हार रहे हैं रायपुर संसदीय क्षेत्र से। इतने बड़े परिवार के तमाम संभावनाशील चेहरे आपके पास हैं, उनको मौका देने के स्थान पर, उनको आजमाने के स्थान पर आप वही रखना चाहते हैं, क्यों? क्या डर है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पार्टी उनको वहीं रखना चाहती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शुक्ल परिवार की विरासत के साथ साथ, रविशंकर शुक्ल जी के नाती होने के साथ साथ, विद्याचरण जी के भतीजे होने के साथ साथ, श्यामाचरण जी के बेटे होने के साथ साथ, अमितेश शुक्ल जी की अन्य हिडन स्ट्रेंथ भी हैं, छिपी हुई ताकतें हैं, उनका आकलन किया जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी उन्हें बहुत स्नेह करते हैं, उनके प्रति खूब समर्थन रखते हैं। 2018 के चुनाव में मुझे याद है, जब बड़ी कड़ी लड़ाई चल रही थी, उस समय राष्ट्रीय स्तर के अनेक नेता सिर्फ राजिम जाने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो अमितेश जी उतने कमजोर नहीं हैं, उतने निरीह नहीं है जितना उनको साबित करने की कोशिश की जा रही है। अमितेश जी के क्षेत्र गरियाबंद और अन्य स्थानों में जब भी मैं जाता हूं, उनके प्रति अच्छा जन समर्थन है। और मैं अगर भवानी का उल्लेख ना करूं तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। सामान्यतः राजनीतिक परिवार 3 पीढ़ियों तक सीमित रहते हैं, लेकिन भवानी के व्यक्तित्व को आप देखें, पता नहीं आप उससे कभी मिले हैं कि नहीं, लेकिन बहुत ही विनम्र, बहुत ही शांत, सुशील लड़का। मुझे ऐसा लगता है कि इस परिवार की विरासत अभी और चलेगी, उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। खारिज नहीं किया जा सकता है, हम थोड़ी खारिज कर रहे हैं शैलेश, हम तो पूछ रहे हैं कि उनको आजमाया क्यों नहीं जा रहा है। भवानी का नाम लोकसभा के संदर्भ में विचारणीय था, लेकिन अवसर नहीं मिला। अमितेश जी को राजिम विधानसभा क्षेत्र से बाहर किसी जिम्मेदारी के लायक, आप समझ रहे हैं, ऐसा दिखाई नहीं देता है। इसलिए जानने में दिलचस्पी है कि आखिर दिक्कत क्या है। क्या अमितेश जी के तौर तरीके में, क्षमताओं में, योग्यता में ऐसी क्या परेशानी पार्टी महसूस करती है जिसमें लगता है कि भाई अब आप यहां तक हो, ठीक है, यहीं तक रहो? मैंने जहां से चर्चा शुरू की थी फिर वहीं जाना चाहूंगा जी। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं जी। अमितेश जी ने पंचायत मंत्री के रूप में चुनाव हारा 2003 का जी। उसके बाद 2008 में वो वापस लौट के आए जी। 2013 हारा तो 18 जबरदस्त बहुमत से जीत के आए जी। तो उन्हें इन राजनीतिक परिस्थितियों ने अपने क्षेत्र में ध्यान देने के लिए विवश किया है जी। लेकिन उनका व्यक्तित्व इससे ज्यादा बड़ा है। अनेक बार उनके साथ मैंने घंटों समय बिताया है। वे अच्छी राजनीतिक समझबूझ भी रखते हैं, एक शानदार विरासत के अब वारिस हैं, अच्छे उनके संपर्क हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वे अभी
और आगे बहुत कुछ करके दिखाएंगे। उन्हें समाप्त नहीं समझा जाना चाहिए, उन्हें दरकिनार किया गया भी नहीं समझा जाना चाहिए। तो क्या समझा जाना चाहिए? वे प्रदेश की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, एक सशक्त भूमिका निभाएंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। तो शैलेश जी वर्तमान पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, शैलेश जी अतीत और भविष्य पर ही बात करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं वो बहुत बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी थे, भविष्य में भी कमाल कर देंगे, और वर्तमान पर आप विचार मत कीजिए, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास कहने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपके पास में वापस लौटता हूं और जानना चाहता हूं कि शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हमें कह रहे हैं कि आप उनकी हिडन ताकतों को पहचानिए। आप पहचान पाए क्या वो हिडन ताकतें, वो गुप्त ताकतें आपकी जानकारी में है जिसे हम नहीं देख पाए? शैलेश जी भी बोल रहे हैं कि उन्हें जानिए, पर बता नहीं रहे हैं। केवल इतना बताया कि 2018 में जब चुनाव था तो दिल्ली के तमाम नेता राज्य में चुनाव प्रचार के लिए आना चाहते थे। तो इतनी बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं, दिग्विजय सिंह का नाम लिया, दिग्विजय सिंह को एहसान चुकाना चाहिए। उनके पिता अर्थात श्यामाचरण शुक्ल ही दिग्विजय सिंह को राजमाता की गोद से उठाकर कांग्रेस का जिम्मेदार कार्यकर्ता और नेता बनाए थे, तो इतना तो निभाना बनता है। पर बाबूलाल जी आपसे समझना चाहता हूं, क्या वाकई अमितेश जी की ऐसी ताकतें हैं जिन्हें पार्टी नहीं पहचान पा रही है, और पार्टी को उन्हें पहचानना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हिडन चालें होती है जरूर, लेकिन हिडन ताकतें मैंने कभी सुना नहीं। जब ताकतें हैं अपने अंदर छिपी हुई, तो वो बाहर क्यों नहीं लाना चाहते, किस लिए नहीं लाना चाहते, ये प्रश्न पैदा होता है। क्या कारण है, क्या कौन रोक रहा है उनको उन हिडन ताकतों को बाहर लाने के लिए? ताकत तो है तो सामने निकालें। तो मैं शैलेश भैया की मजबूरी समझ पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ। लेकिन जो है, आपने जो प्रश्न उठाया कि एक ऐसी विरासत का उत्तराधिकारी जो है वो इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। आप सरल हैं, आप अच्छे हैं, आप अच्छे इंसान हैं, बेहतर इंसान है, लेकिन हम यहाँ पर जो है व्यक्तिगत चर्चा में नहीं बैठे हैं, हम राजनीतिक चुनौतियों और सक्रियता पर चर्चा करने बैठे हैं। तो वहां पर हमको ये कहना पड़ेगा कड़ी बात कि आप अपनी जो अंदर हो, अगर कुछ आपके अंदर, उसको आप बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, ये प्रश्न है। कौन ऐसी ताकतें हैं जो आपको रोक रही हैं सामने आने में, सामने लाने में? आपकी हिडन ताकत जैसे बोले थे, जो वो ताकतों को बाहर लाने में कौन रोक रहा है आपको, ये प्रश्न है। और रहा सवाल इस बात का कि देखिए, इनके परिवार का जो आभा मंडल है वो सिर्फ 2-4 जगहों पे नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर में था। और आज भी बहुत से लोग जो है श्यामाचरण शुक्ल और विद्याचरण शुक्ल को याद करने वाले लोग हैं, हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन उसको ये नहीं पकड़ पाए, और या पकड़ना नहीं चाहते हैं, या आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। ये इनसे ही पूछा जा सकता है, अमितेश जी से, कि आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी ताकतें रहने? या आप सिर्फ इतने आभा मंडल के भरोसे मंत्रिमंडल चाहते हैं, आभा मंडल के भरोसे आप सिर्फ राजीव जीतना चाहते हैं, आभा मंडल के भरोसे आप अमितेश शुक्ल नाम कहलाना चाहते हैं, उनकी विरासत है? तो ये एक अलग मुद्दा है। मगर राजनीति में आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपकी बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है बाबूलाल शर्मा जी की। हर जगह समर्थक मौजूद हैं, हर जगह उनके परिवार के प्रति सद्भाव रखने वाले मौजूद हैं, लेकिन उनको सहेजने के लिए, समेटने के लिए अमितेश अपने स्तर पर प्रयत्न क्या करते हैं, इसके संदर्भ में उत्तर मौन के तौर पर मिलता है। शायद ये एक बड़ी उलझन है जिसके कारण से अमितेश चक्रव्यूह में फंसे हुए दिखाई देते हैं। शैलेश जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, और फिर प्रेम प्रकाश जी से पूछने के लिए कुछ और बातें मेरे पास शेष हैं जिस पर उनसे बात करूंगा। जी शैलेश जी। मेरा यह मानना है कि विद्याचरण जी, श्यामाचरण जी, वो एक युग था। अभी भूपेश जी, अमितेश जी का युग है। राजनीतिक परिस्थितियां कुछ बदली हैं, और राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, फिर से बदलेंगी। समय परिवर्तनशील है। सिर्फ वर्तमान में उनको खारिज करने की बात नहीं है। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला है, कांग्रेस को अगली बार इससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत मिलेगा, और अमितेश जी भी अगली बार इससे ज्यादा सशक्त स्थिति में रहेंगे। अरे शैलेश नितिन त्रिवेदी, आप संभावना बता रहे हो कि भविष्य की और चुनौती को बड़ा बता रहे हो। अभी आप हमें बता रहे थे कि वो क्या है, 2018 के चुनाव में बहुमत ज्यादा मिल गया, और ज्यादा मिल गया इसलिए अमितेश जी कतार में खड़े हो गए। अब आप आगे की संभावनाओं को और मुश्किल बता रहे हो, बोले अगले चुनाव में और बड़ा बहुमत मिलेगा, मतलब अमितेश शुक्ला और पीछे खड़े दिखाई देंगे, ऐसी संभावना। लेकिन मैं इस बात को थोड़ा और विचार केंद्रित रखना चाहता हूं, और प्रेम प्रकाश पांडे जी आपसे समझना यह चाहता हूं कि एक तो शैलेश नितिन त्रिवेदी कह रहे हैं कि वो शुक्ल बंधु का युग था, ये भूपेश बघेल और अमितेश जी का युग है। अगर ये वाकई अमितेश जी का युग होता तो हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे होते,
कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु अर्जुन के तौर पर अमितेश जी को ना देख रहे होते? आपकी टिप्पणी एक तो इस संदर्भ में, और दूसरा आपसे समझना चाहता हूं कि हम जिस विरासत की बात कर रहे हैं, जिस परिवार की बात कर रहे हैं, क्या अमितेश जी वो विरासत आने वाली पीढ़ियों के जहन में सुरक्षित रहे, इसके लिए भी कोई काम कर रहे हैं? क्या वो प्रदेश को अवगत कराने के लिए ऐसा कोई प्रयत्न करते हैं कि उनके दादा रविशंकर शुक्ल का इस प्रदेश, इस जमीन के संदर्भ में योगदान क्या रहा, उनके पिता श्यामाचरण शुक्ल ने किस तरीके से, किस मेहनत से, किस दूरदृष्टि के साथ इस प्रदेश को सींचा, क्या कुछ योगदान विद्याचरण शुक्ल का इस प्रदेश और देश की राजनीति में रहा? क्या आने वाली पीढ़ियों को जोड़े रखने की कोई कोशिश दिखाई देती है आपको वर्तमान में, या इसको लेकर कोई नाखुशी आपके जहन में भी है कि नहीं ये बदलना चाहिए? देखिए, दो बात तो है कि ये युग भूपेश जी का है, अमितेश जी का तो नहीं है। और भूपेश जी के युग में अमितेश जी का मुझको लगता है कि युग नहीं ही होगा। और जहां तक दूसरा प्रश्न आपने कहा, मैं बिल्कुल इस बात से एक बात आपकी बात से रखता हूं कि उनके द्वारा वो प्रयास नहीं दिखाई दे रहा है कि आने वाली पीढ़ियों में दोनों, मतलब श्यामाचरण जी और विद्याचरण जी की विरासत के जो उनके द्वारा कार्य हुए हैं, उन कार्यों को लेकर के प्रदेश में अपने तरफ से कोई उनके एफर्ट्स नहीं दिखाई दिए। विद इन पार्टी जो हुआ होगा और उनकी जो अपनी मर्यादाएं, सीमाएं होगी, वो अलग बात है। लेकिन आगे बढ़ करके जिसे कहते हैं कि श्यामाचरण जी ने जो काम किए, और श्यामाचरण जी की तो राजनीतिक दृष्टि से एक इतनी बड़ी विशाल व्यक्तित्व था। हम लोग उनके साथ बड़ा नजदीक में भी काम किए, सामने उनको हम लोग विपक्ष के नेता के रूप में भी देखे और हम सबके पॉलिटिकल एक किया। और छत्तीसगढ़ में एक जितनी उनकी महानता और योग्यता और ऑनेस्टी, डेडिकेशन, ये सारे जो क्वालिटी थे, तो मुझको लगता है कि जितना एसर्ट इनको करना चाहिए, जितना और फॉरवर्ड जाके खेलना चाहिए, वो तो अभी तक नहीं दिख रहा है। तो प्रेम प्रकाश जी के अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात की तकलीफ है कि जिस विरासत के वो उत्तराधिकारी हैं, उस विरासत को बढ़ाना तो दूर, प्रदेश के जहन में वो विरासत कायम रह पाए, इसके लिए भी जो प्रयत्न होने चाहिए उसका भी कहीं ना कहीं अभाव है। तय बात है कि अमितेश शुक्ल वर्तमान में तो चक्रव्यूह में घिरे हुए दिखाई देते ही हैं, आने वाली संभावनाओं को लेकर भी कोई बहुत उजाला बिखेरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या उन्होंने इसे अपनी नियति मान लिया है, या इसके में बदलाव के लिए कोई प्रयत्न की हम उम्मीद कर सकते हैं? जैसे शैलेश नितिन त्रिवेदी जी बार बार अपनी तरह से बातों में वजन लाकर तो जाहिर कर रहे हैं, तथ्यों के स्तर पर उम्मीद जगाने में तो वो अभी नाकाम रह रहे हैं। लेकिन जब तक सांस तब तक आस, तो हम अमितेश शुक्ल के संदर्भ में उम्मीद करते हैं कि जिस परिवार का वह चश्म चिराग है, उस परिवार ने कई बार राख के ढेर से अपने आप को जिंदा होकर दिखाया है। क्या अमितेश भी उस परंपरा का निर्वहन करेंगे और आने वाले समय में उस ऊंचाई पर दिखाई देंगे अतीत में जैसे उनके परिवार के तमाम सदस्य दिखाई दिए? इंतजार रहेगा हमको। लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ की विरासत के इस उत्तराधिकारी पर केंद्रित कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कार्यक्रम हमारा समाप्त नहीं हुआ है। अमितेश शुक्ल पर केंद्रित जो रिपोर्ट हमारे साथी अजय त्रिपाठी ने तैयार की थी, उसका दूसरा भाग बाकी है, तो चलकर देखते हैं वो दूसरा भाग। लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए याद, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी नए अभिमन्यु से। तब तक के लिए सादर प्रणाम। अमितेश शुक्ल को राजनीति की राह पकड़ने के लिए किसी गलियारे से होकर नहीं गुजरना पड़ा। दादा और पिता की विरासत के कारण रेड कारपेट का कॉरिडोर तैयार था। इसके बाद भी चुनावी राजनीति के मैदान में उनकी एंट्री 43 साल की उम्र में साल 2000 में हो पाई। उन्होंने राजनीति का कखरा भले ही तब समझ लिया होगा जब पहाड़ी समझने की उम्र थी, लेकिन राजनीतिज्ञों को समझने में हमेशा चूक कर गए। इसीलिए समझ नहीं पाए कि विधानसभा का टिकट और मंत्री पद दोनों बड़ी सियासी चाल का हिस्सा है। इस चाल के एक बड़े किरदार दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह माने जाते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के 1998 में लगातार दूसरी बार सीएम बने दिग्विजय सिंह पिछले 5 साल में पार्टी के भीतर अपनी सभी चुनौतियों को ठिकाने लगा चुके थे। अब उनके लिए एकमात्र चुनौती 3 बार सीएम रह चुके दिग्गज नेता श्यामाचरण शुक्ल थे, जो 1998 में 7वीं बार जीतकर सदन में उनके साथ थे।
कांग्रेस में निरंकुशता की ओर बढ़ रहे दिग्विजय सिंह अपने सियासी गुरु अर्जुन सिंह जैसे हालात अपने लिए नहीं बनने देना चाह रहे थे। उन्होंने शुक्ल परिवार में फूट डालने का सियासी गुरु मंत्र फूंक दिया। वे एक तरफ विद्या भैया को सीएम ऑफ रायपुर कहते रहे तो दूसरी ओर अमितेश को यह समझाने में सफल हो गए कि जब तक पापा यानी कि श्यामा भैया, चाचा यानी कि विद्या भैया के मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे तब तक अमितेश का रास्ता साफ नहीं होगा। इसी रणनीति के तहत 1999 में लोकसभा चुनाव में महासमुंद से 9 बार के सांसद विद्याचरण शुक्ल का टिकट कट गया और 7 बार के विधायक श्यामाचरण शुक्ल को लोकसभा का टिकट मिल गया। पापा पहली बार सांसद बन गए और बेटे अमितेश के राजनीतिक पीच पर खेलने का रास्ता साफ हो गया। पर असल में राजा दिग्विजय सिंह की गुगली अपना खेल कर चुकी थी। श्यामा भैया को विधानसभा से विदा कर वे अपने सामने की एक बड़ी चुनौती को खत्म कर चुके थे और राजू भैया की काबिलियत को बखूबी पहचान गए थे। सियासत का खेल चलता रहा। नवंबर 2000 में राज्य का बंटवारा हो गया। दिग्विजय सिंह छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में अजीत जोगी की ताजपोशी के समर्थन में खड़े हो गए। इसका पहला कारण सोनिया गांधी की गुड बुक में बने रहना और दूसरा सीएम पद के लिए विद्या भैया की प्रबल दावेदारी को खत्म कर शुक्ल परिवार की राजनीतिक ताकत को कमजोर करना था। निशाना एकदम सटीक बैठा। जोगी की ताजपोशी से खफा विद्या भैया के समर्थकों ने अनुशासनहीनता की हदें पार कर दी। इसका खामियाजा विद्या भैया को राजनीतिक रूप से उठाना पड़ा। सीएम जोगी के नापसंद के बाद भी सियासी संतुलन के लिए अमितेश मंत्री बना दिए गए। राजनीति के इस बड़े खेल से नावाकिफ अमितेश खेल में उलझते चले गए। मंत्री के रूप में उनकी इमेज जरूरत से ज्यादा बिगाड़ दी गई। यह सिलसिला अभी थमा नहीं है, लगातार जारी है। पिता और चाचा का साया उठने के बाद वे एकदम अकेले पड़ गए और पार्टी उन्हें हाशिए पर करने का हर जतन ढूंढने लगी। पक्षी भी मानते हैं कि अमितेश शुक्ल असल में अपने ही लोगों के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस रहे हैं। पूर्व मंत्री या राजिम के विधायक अमितेश शुक्ल जी का केवल मामला नहीं है, यह कांग्रेस का राष्ट्रीय चरित्र है कि कांग्रेस सरकार में रहती है, संगठन में रहता है। हर एक विधायक, हर एक मंत्री, इतनी गुटबाजी में ये त्रस्त ये लोग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल जी के सुपुत्र हैं अमितेश शुक्ल जी, और उनकी चाहत थी कि इस मंत्रिमंडल में वो मंत्री बने। तमाम प्रयासों के बावजूद गुटबाजी के तहत उनको मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया। उनमें आक्रोश है, उनमें निराशा है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे अपनी ही पार्टी के अंदर में किसी को निपटाना हो, तो ये किसी भी स्तर तक जा सकती है ये कांग्रेस पार्टी। अमितेश के सर पर जब तक पिता का साया रहा, छत्तीसगढ़ में पूरी कांग्रेस उनकी तमाम खामियों के बाद भी उनकी रहनुमाई के लिए तैयार रहती थी। पिता के निधन के बाद वही कांग्रेस बेगाने होने लगे। उनके पिता श्यामाचरण शुक्ल ने 32 साल की उम्र में राजिम से पहली बार विधायक बनने के बाद 4 दशक तक राजिम पर राज करते रहे। वहीं अमितेश 4 साल तक भी लगातार एक छत्र राज नहीं कर पाए, तो इसका एक बड़ा कारण कांग्रेस की अंतर्कलह को भी माना जाता है। इसके बाद भी अमितेश न तो अपनी नाकामियों के कारण समझ पाए और न ही अपने खिलाफ रची जाने वाली साजिशों को जान पाए। यह समृद्ध राजनीतिक विरासत का वारिस होने के बाद भी उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है। असल में अमितेश अपनी राजू भैया वाली छवि से बाहर आने की कोशिश करते भी नहीं दिखे गए। उनके समर्थकों को उम्र के करीब 6.5 दशक पूरे कर चुके राजू भैया में अब राजनीतिक परिपक्वता आने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। इसीलिए उनका साथ छोड़कर कांग्रेस के उन झंडा बरदारों के साथ खड़े हो रहे हैं जहां उन्हें अपना सियासी लाभ दिखाई पड़ रहा है। उनके तमाम समर्थकों को लगता है कि भैया ने कभी उन्हें अपना माना ही नहीं, इसलिए उनका साथ छोड़ने पर उन्हें चिंता ही नहीं होती है। उनका यह व्यवहार अन्य समर्थकों को भी अखर जाता है, इसीलिए उनके विरोधी हवा देने से नहीं चूकते। कांग्रेस का यह खेल एक समृद्ध राजनीतिक विरासत की लकीर को धीरे धीरे मिटा रहा है। हालांकि कांग्रेस मानती है कि शुक्ल परिवार के प्रति कांग्रेस का लगाव कभी खत्म नहीं होगा और अमितेश पार्टी की जरूरत बने रहेंगे। अमितेश शुक्ल इस प्रदेश के सबसे अधिक मतों से जीते जाने वाले विधायकों में से एक हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कानूनी बंदिश है, पूरे देश में जो कानूनी बंदिश है, तो स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ में उस बंदिश के हिसाब से 15% के हिसाब से सिर्फ 12 मंत्रियों को ही स्थान मिल सकती है। तो विभिन्न कारणों से वे इसमें मंत्रिमंडल में भले नहीं शामिल हो पाए, लेकिन सरकार में उनका एक अमूल्य योगदान है। सरकार की कार्य योजना में एक विधायक होने के नाते, एक वरिष्ठ नेता होने के नाते उनके सुझावों को बराबर अमल किया जाता रहा है। सुकून की सियासत के आदी अमितेश शुक्ल अपनी कार्यशैली से अपने साथ इस परिवार की भावी पीढ़ी का सियासी रास्ता भी कमजोर कर रहे हैं। यह माना जाता है कि शुक्ल परिवार की अगली पीढ़ी शायद कुछ बेहतर कर पाएगी, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि तब तक सियासत के दरिया में इतना पानी बहने लगे कि उसे पार कर पाना मुश्किल हो जाए। अजय त्रिपाठी, INS 24/7, भोपाल।